आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं अपने CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने शुरुआत करने वाले हैं BFM के मॉड्यूल C के यूनिट 2 का, जो कि हमारा बेस्ड है ट्रेजरी प्रोडक्ट पे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों ने मेरा पहला लेसन जरूर देखा होगा ट्रेजरी से रिलेटेड। यदि आपने वो लेसन नहीं देखा है तो आप यहाँ ऊपर में लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके ज़रूर देखें, क्योंकि वो यदि क्लियर होगा तभी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा ये चीज़। आइए हम लोग ट्रेजरी प्रोडक्ट को समझते हैं, इस टॉपिक को। और ये काफ़ी आसान टॉपिक है, पूरा का पूरा थ्योरी भरा हुआ है और इसमें बहुत ही समझने में मज़ा आएगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। देखिए, ट्रेजरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक है हमारे प्रोडक्ट ऑफ फॉरेक्स मार्केट, दूसरे हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ मनी मार्केट और तीसरे हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉरेक्स मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है और क्या होता है दोस्तों, सिक्योरिटी मार्केट होता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरह का मार्केट होता है और सभी इन तीनों मार्केट का अपना अपना प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉरेक्स मार्केट के प्रोडक्ट को। तो फॉरेक्स मार्केट का जो प्रोडक्ट होता है वो हाईली वोलेटाइल होता है। वोलेटिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, तरलता इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी का मतलब कि ये बहुत ही तीव्र गति से इसमें वेरिएशन आती है। ठीक है दोस्तों, तो और ट्रांसपेरेंट भी है ये फॉरेक्स मार्केट। तो इसके अंदर क्या क्या आता है आइए इसे समझते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ जितना भी पॉइंट्स, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो मैच द फॉलोइंग टाइप में, या इन सभी पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान से समझें एक एक चीज़ को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा फॉरेक्स मार्केट प्रोडक्ट है वो है स्पॉट ट्रेडर्स। क्या है दोस्तों? स्पॉट ट्रेड्स। ठीक है, आइए इसे पहले समझते हैं स्पॉट ट्रेड्स का क्या मतलब है। तो इसमें क्या कहा गया है, करेंसी आर बाउट एंड सोल्ड एट स्पॉट रेट। मतलब करेंसी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है किस रेट पे? स्पॉट रेट पे। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे स्पॉट रेट के बारे में। मैंने अपने BFM के जो इनिशियल लेसन थे उसमें मैंने आप लोगों को स्पॉट रेट सब कुछ समझाया था। तो दोस्तों, करेंसी को खरीदा गया और बेचा गया स्पॉट रेट पे, और पेमेंट और सेटलमेंट जो है वो सेकेंड वर्किंग डे पे होता है। तो ये कीवर्ड ध्यान रखेंगे आप लोग कि सेकेंड वर्किंग डे पे पेमेंट और सेटलमेंट होगा। तो करेंसी आर बाउट एंड सोल्ड एट स्पॉट रेट व्हेन पेमेंट एंड सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन सेकेंड वर्किंग डेज। सो ये था हमारा स्पॉट ट्रेड्स के बारे में। अब अगला जो ट्रेड है हमारा वो है फॉरवर्ड ट्रेड। तो फॉरवर्ड ट्रेड में क्या होता है कि परचेज और सेल ऑफ करेंसी एट फ्यूचर रेट। तो स्पॉट में क्या था कि सेकेंड वर्किंग डेज, और फॉरवर्ड ट्रेड में क्या है कि किसी भी फ्यूचर डेट पे, वो डेट फिक्स नहीं है हमारा। तो ये बेसिक डिफरेंस है फॉरवर्ड ट्रेड में और हमारा स्पॉट ट्रेड में। चलिए, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सचेंज जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो कुछ दिन पे या कुछ मंथ के बाद होता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टर हैं और जो एक्सपोर्टर हैं वो रिस्क को कवर करते हैं कैसे? फॉरवर्ड ट्रेड्स के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आखिर फॉरवर्ड ट्रेड क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब है कि जो रिस्क है, जो फॉरेक्स करने के दौरान जो रिस्क होता है, ठीक है, तो उसको कवर किया जाता है फॉरवर्ड ट्रेड से। दोस्तों, फॉरवर्ड ट्रेड्स पे पूरा एक चैप्टर भी है, उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर किस तरह का रिस्क होता है और कैसे उसे कवर किया जाता है, कैसे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर उसे कवर करते हैं। फिलहाल आप लोग इतना जानें कि फॉरवर्ड ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ये है कि जो रिस्क है उससे बचने का, उसको मिटिगेट करने का एक तरीका है ये। और वो स्पॉट ट्रेड भी वही है, बस अंतर क्या है स्पॉट और फॉरवर्ड में? ये स्पॉट जो होगा वो सेकेंड वर्किंग डे के, उस स्पॉट में जो सेटलमेंट होती है वो सेकेंड वर्किंग डेज में होती है, जबकि फॉरवर्ड में जो सेटलमेंट होगी वो किसी फ्यूचर डेट में होगी। ओके, अब देखिए तीसरा क्या है हमारा। तीसरा है हमारा स्वैप। तीसरा क्या है दोस्तों? स्वैप। स्वैप में क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वेयर वन करेंसी इज सोल्ड एंड परचेज फॉर अनदर साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि एक करेंसी को बेचकर दूसरा करेंसी को खरीदा जाता है। तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वैप कहते हैं। और स्वैप पे भी एक पूरा का पूरा एक टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है, हम लोग आगे आने वाले लेसन में देखेंगे। और लास्ट है हमारा 4th नंबर पे है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट आखिर किस किस तरह से हो सकता है? तो इसका 3 टाइप है। पहला है हमारा इंटर बैंक लोन। ठीक है, इंटर बैंक लोन बेसिकली लेस देन 1 ईयर होता है। दूसरा है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल, और CP यानी कि कॉमर्शियल पेपर, जो कि कोई मल्टीनेशनल एजेंसी इशू करती है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी किस किस रूल्स में, किस किस टाइप में होगा? पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट इंटर बैंक लोन और दूसरा है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो ये था हमारा, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि जो हमारा फॉरेक्स मार्केट प्रोडक्ट है उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो एकदम नटसेल में मैं बताऊँ आप लोगों को, तो पहला है स्पॉट ट्रेड्स,
दूसरा है फॉरवर्ड ट्रेड्स, तीसरा है हमारा स्वैप्स और चौथा है हमारा इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मनी मार्केट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, जो कि हमारा सेकंड प्रोडक्ट है हमारे ट्रेजरी मार्केट का। तो दोस्तों मनी मार्केट प्रोडक्ट को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर मनी मार्केट होता क्या है। तो फ्रेंड्स मनी मार्केट होता क्या है कि इट रिलेट्स टू रेजिंग एंड डिप्लॉइंग शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज विथ मैच्योरिटी मैक्सिमम 1 ईयर। मतलब इसमें क्या होता है कि हम जो रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, जो यूज़ करेंगे वो उसका मैच्योरिटी कितना होगा, 1 साल होगा, मैक्सिमम 1 साल होगा, यानी कि 1 साल से कम होगा। ठीक है, तो मनी मार्केट प्रोडक्ट्स क्या एक खासियत, एक फीचर है कि वो ऐसे प्रोडक्ट होंगे इसके अंदर जिसका मैच्योरिटी 1 साल से कम होगा। आइए देखते हैं आखिर वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा कॉल मनी। तो कॉल मनी क्या होता है दोस्तों, तो ओवरनाइट प्लेसमेंट होता है कॉल मनी में। ठीक है, इट नीड्स टू बी रिपेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। मतलब जो भी मनी इससे ड्रॉ किया जाएगा उसे अगले दिन ही पेमेंट की जाएगी। और तीसरा पॉइंट है कि माइवॉर यानी कि मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है, तो ये इसका इंडिकेटिव रेट है किसका, कॉल मनी का। और अब देखिए कौन कौन से वो इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉल मनी में। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जो नॉन बैंक प्लेयर्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, तो ये लोग नहीं एलिजिबल है, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इसमें। तो ये की पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से पूछा जा सकता है कि कॉल मनी में आखिर क्या नॉन बैंक प्लेयर एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। तो ये तो था हमारा कॉल मनी के बारे में। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को, जो कि हमारा नोटिस मनी। तो नोटिस मनी में क्या होता है कि जो फंड का प्लेसमेंट है वो ओवरनाइट के बियॉन्ड होता है। ओवरनाइट आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड कितना है, 14 डेज। मतलब इसमें जो फंड का प्लेसमेंट होगा वो ओवरनाइट के बियॉन्ड होगा, अप टू मैक्सिमम कितना होगा, 14 डेज तक। 14 डेज तक मैक्सिमम इसमें प्लेसमेंट होगा। तो ये था हमारा नोटिस मनी। तीसरा है हमारा टर्म मनी। टर्म मनी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ भी फंड का जो प्लेसमेंट होगा वो 14 दिन से लेके 1 साल तक होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक कुल मिलाकर 3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया। उसे यदि हम टाइम लाइन पे शो करें तो देखिए दोस्तों टाइम लाइन पे ऐसे समझ सकते हैं, ये यहाँ रहा, ये यहाँ रहा। तो देखिए कॉल मनी में हम लोगों ने क्या देखा, 1 दिन का। ठीक है, मतलब 1 दिन का हो तो ये कॉल मनी कहलाएगा। उसके बाद 1 से लेकर 14 दिन तक का हो, ठीक है दोस्तों, तो वो हमारा कहलाएगा नोटिस मनी। और 14 दिन से ज़्यादा हो तो टर्म मनी कहलाएगा। उम्मीद है ये तीनों कंसेप्ट आप लोग एक टाइम लाइन पर देख पा रहे होंगे और आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अदर मनी मार्केट प्रोडक्ट क्या क्या है। तो इसमें पहला प्रोडक्ट है हमारा ट्रेजरी बिल। ठीक है दोस्तों, ट्रेजरी बिल को समझते हैं। देखिए ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये एक तरह का बिल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। किसके हेल्प लेके, आरबीआई के थ्रू। सो दीज आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई। इसका टेन्यूर क्या होता है दोस्तों, इसका टेन्यूर होता है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। मतलब 91 का मल्टीपल होता है। और ये जो है इशू किया जाता है डिस्काउंट पे। ठीक है, ऑक्शन पे इशू किया जाता है, डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बैंक हो या पीडीज, ठीक है, डीलर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इनके ऑक्शन में। ऑक्शन यानी कि नीलामी होती है इसकी। और ये इसका जो ऑक्शन है वो सभी के सभी फाइनेंशियल प्लेयर को अवेलेबल होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले जो देखा था कॉल मनी के बारे में, मैंने बताया कि उसमें नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ नहीं एलिजिबल है पार्टिसिपेट होने के लिए। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी के सभी फाइनेंशियल प्लेयर, चाहे वो एफआई हो, एमएफ हो या कॉरपोरेट हो, सभी के सभी एलिजिबल हैं इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए। और ऑक्शन कब होता है, वेडनेसडे को होता है ऑक्शन। ठीक है, प्रत्येक वीक के वेडनेसडे को ऑक्शन होता है। देखिए यदि 91 दिन का बिल है तो प्रत्येक वेडनेसडे को होगा ऑक्शन। और यदि 182 दिन का या 364 दिन का बिल हो तो एवरी फोर्टनाइट को होता है, मतलब 14 दिन बाद, 2 वीक के बाद होता है। तो फ्रेंड्स ये सब जानकारी आपको बस ध्यान में रखनी है ट्रेजरी बिल से रिलेटेड। ओके, अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की, जो कि है हमारा कॉमर्शियल पेपर। शॉर्ट में इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सीपी कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सीपी के बारे में किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है। पहला पॉइंट ये है, सीपी इशू कौन करती है, तो कॉर्पोरेट इशू करती है, जिसका नेट वर्थ जो है मिनिमम कितना हो, 4 करोड़ हो। ठीक है, सीपी इज इशूड बाय कॉर्पोरेट विथ नेट वर्थ मिनिमम 4 करोड़। और इसका टेन्यूर क्या होता है, 7 डेज टू 1 ईयर। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने ट्रेजरी बिल में देखा कि 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, इसके मल्टीपल में जो है इसका टेन्यूर होता है। जबकि सीपी का टेन्यूर क्या है, 7 दिन से लेके 1 साल तक। और ये सब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तो सीपी जब भी इशू होगा वो 5 लाख के मल्टीपल में इशू होगा।
क्या ऐसा कुछ था क्या ट्रेजरी बिल में? देखिए दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं था कुछ। तो फ्रेंड्स, सीपी के बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये इशू किया जाएगा 5 लाख के मल्टीपल में। और सीपी एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है, और इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी अट्रैक्ट करता है ये। और ये किस फॉर्मेट में होता है? डीमेट के फॉर्म में होता है, डीमेटेरियलाइज फॉर्मेट में होता है, और इसका प्राइस जो होता है वो फेस वैल्यू से कम होता है। तो फ्रेंड्स, सीपी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि ये कंपनी इशू करेगी या कॉर्पोरेट इशू करेगी, ठीक है। इसका मिनिमम वर्थ 5-4 करोड़ हो, ठीक है। और इसका टेन्योर 7 से लेकर 1 साल का होगा, 5 लाख के मल्टीपल में इशू होगा। बस ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फ्रेंड्स, ये जो भी पॉइंट मैंने लिखा है एकदम बुक से खोज खोज के लिखा है, और ये यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बुक पढ़ें चाहे मेरे नोट्स को देखें, आप लोगों का यदि टाइम सेव करना चाहते हैं तो हमारे नोट्स को ही फॉलो करें, खासकर इस मॉड्यूल सी के लिए। कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिर मॉड्यूल सी के लिए हम लोग कैसे तैयारी करें, तो बुक को आप अवॉइड कर सकते हैं, खासकर मॉड्यूल सी के लिए, क्योंकि पूरा पूरा थ्योरी है, और उस थ्योरी में से जो भी हमारा काम का चीज़ है उसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, सीडी के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये कौन इशू करती है? बैंक इशू करती है। इसका टेन्योर भी फिर से वही है, 7 दिन से लेके एक साल तक। और ये किसके मल्टीपल में होता है? 1 लाख के मल्टीपल में होता है। ये भी एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है, और ये भी एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं अपने चौथे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का, जो कि एलएएफ है। एलएएफ क्या होता है दोस्तों? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसके अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आते हैं। तो फ्रेंड्स, एलएएफ का सिंपल मीनिंग आप लोग ऐसे समझिए कि लैंडिंग या बोरोइंग पैसा जो कि हम लोग दे रहे हैं या ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1 दिन से लेके 1 साल के लिए, ये हमारा क्या कहलाता है? एलएएफ कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जरा रेपो रेट के बारे में देखें। रेपो रेट में आरबीआई क्या करती है? सिक्योरिटी को परचेज करती है, यानी कि बैंक से सिक्योरिटी खरीदेगी। किस लिए? ताकि कमिटमेंट देगी कि हम बाद में जो है इसे बेचेंगे, ठीक है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, ठीक है, ऐसा यदि मान लीजिए कि आरबीआई सिक्योरिटी खरीद रही है, तो बदले में वो क्या देगी? बैंकों को पैसा देगी। तो एक तरह से लिक्विडिटी का इंजेक्शन ही तो हो रहा है, समझ रहे बात को। तो रेपो रेट में जो है आरबीआई क्या करती है? पैसा मार्केट में लाती है, इंजेक्ट करती है रुपीज़ को, लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है। चलिए, ये तो था रेपो रेट में। अब बात आती है रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। आरबीआई क्या करेगी? सिक्योरिटी को बेचेगी। अभी जो सिक्योरिटी वो खरीदी थी अब उसे बेचेगी। क्यों बेचेगी? ताकि वो बाद में जो है उससे खरीद सके, ठीक है। आरबीआई खरीदेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पर्पस क्या होता है रिवर्स रेपो का? लिक्विडिटी को कंटेन करना, ठीक है, उसे रोकना। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि रेपो रेट हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, ठीक है, वो ओवरनाइट के लिए कंडक्ट की जाती है, ठीक है, और ऑक्शन के थ्रू ट्वाइस डेली, मतलब एक दिन में 2 बार ऑक्शन होता है, और ये ओवरनाइट पीरियड के लिए ये ट्रांजेक्शन कंडक्ट की जाती है। और मिनिमम बिड कितना का होता है? 5 करोड़ का, और इसके मल्टीपल का। चलिए, तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को ये लेसन? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एक तरह से इंकरेज करेगा मुझे ऐसा लेसन और बनाने का। यदि आप लोगों को कुछ सुझाव है कि नहीं ये गलत है या ऐसे नहीं होना चाहिए या इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन, तो आप लोग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। मैं उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा। और आप लोग को पता होगा एक फेसबुक का लिंक है, आप लोग उससे जुड़ जाएँ, जहाँ पे मैं रेगुलरली अब क्वेश्चन भी पोस्ट करते रहता हूँ, और उसका एक्सप्लेनेशन भी समझाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, साथ बने रहने के लिए।